नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। यूपीजीडीसी की जो है परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जिन भी विद्यार्थियों को लग रहा है कि उनको जो है लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, मैं ऐसा जो है कल्पना करता हूं कि उन्होंने अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी होगी, क्योंकि आपका जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। फाइनल आंसर की अभी आना बाकी रहा है। मैंने कई प्रश्नों पर जो है 6-7 प्रश्न जो क्लेम के थे उसको मैंने आपको ढूंढ कर बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने क्लेम कर दिया होगा। और जिन भी विद्यार्थियों को लग रहा है कि अब मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और डेली जो है आपको 5 प्रश्न, कभी कभी 10 प्रश्न आपको मॉडल उत्तर दूंगा। ये मॉडल उत्तर दूंगा, लेकिन इन उत्तरों को जो है आपको देखकर नकल नहीं करनी है कि यही उतार लेना है यही पढ़ लेना है। इससे बस सीखना है, लिखना अपने आप से है और अभ्यास करके मेरे टेलीग्राम पर भेजिए। टेलीग्राम पर मैं मुझे जो है, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कॉपी को चेक करूं, क्या लिख रहे हैं, गलत दिशा में लिख रहे हैं, क्या कमियां हैं, तो अगर गंभीरता से इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो अभ्यास करते रहिए और मुझे भेजिए। मैं 5 प्रश्न आज दे रहा हूं। इन 5 प्रश्नों को जो भी गंभीर विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप पर भेज दे, या फिर टेलीग्राम का लिंक है, हिंदी विद प्रोफेसर नाम से टेलीग्राम है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से जुड़े और अपने मॉडल उत्तर को भेजे। सभी लोग जब भेजेंगे तो एक दूसरे की कापियां भी वहां पर दिखेंगी, तो आपको लगेगा कि मैं दूसरे से किस प्रकार से अलग लिख रहा हूँ या दूसरा मुझसे कैसे अच्छा लिख रहा है। तो उससे भी नहीं घबराना है। आज 5 प्रश्न भाषा एवं भाषा विज्ञान के ही समझ लीजिए। भाषा विज्ञान के ये महत्वपूर्ण हैं, जो कि जीडीसी के, हालांकि ये यूपीएससी के पीवाईक्यू प्रश्न है। पीवाईक्यू प्रश्न है ये, यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां के पीवाईक्यू प्रश्न है। और ये उन्हीं की कॉपी भी है, सिद्धार्थ कुमार मीणा जी की कॉपी है। मैं इसको इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये आपके जीडीसी से भी लिंक करेगा ये प्रश्न, और बार बार पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न जीडीसी में संभावित प्रश्न है। तो इन प्रकार के प्रश्नों का मैं मॉडल उत्तर आपके सामने रख रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या, हालांकि जो है ये हमसे ज्यादा ही योग्य होंगे तो इनमें कमियां निकालना, लेकिन कमियां आलोचनाएं और जो है इसीलिए बनती हैं। वो हमारी आलोचना कर सकते हैं, हम उनकी आलोचना। मैं बताऊंगा इसमें क्या कमियां हैं और आपको भी ढूंढना है उसी हिसाब से और बेहतर तरीके से जो है करना है। मैं चलता हूं पहले प्रश्न पर। देखिए, इसमें समय भी आपको कम मिलेगा, आपका जो है स्पीड तेजी रहना चाहिए। देखिए, हिंदी भाषा का मानकीकरण और आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की थी, और ये हम लोग जानते हैं, और इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। खैर, ये सब बताने वाली बात नहीं है। ये 150 शब्दों में टिप्पणी नहीं, आपका जो है मान लीजिए लघु उत्तरी में आएगा तो कम से कम 250 शब्दों के लिए आपको तैयार रहना है। अब हिंदी भाषा के मानकीकरण का तात्पर्य जो है भाषा के एक ऐसे मानक पर निश्चित व्याकरण सम्मत रूप के विकास से है जो जीवन के सभी मानवीय फलकों पर जो है प्रयोजनीय हो। ये इनका शुरुआत है, भूमिका इन्होंने ये लिखा है। मैं इसमें और चीजें बताऊंगा, आप लोग उत्तर देखिए और इससे सीखिए। ये उत्तर इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें से कुछ ना कुछ बातें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, जो कि आपकी परीक्षा हाल में आप बैठेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसको इन्होंने प्रारंभ किया है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का तात्पर्य भाषा के ऐसे मानक पर निश्चित व्याकरण सम्मत रूप के विकास से है जो जीवन के सभी मानवीय फलकों पर जो है प्रयोजकीय हो। हिंदी भाषा का मानकीकरण, तो मानकीकरण का जो है इन्होंने परिभाषा दिया है। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का मानकीकरण एक सतत विकास की प्रक्रिया है। देखिए कितना ठोस तरीके से लिखा गया है। जो पूछा गया है, मैं क्या आपको बताया था कि जो पूछा गया है उसी को बार बार ले आना, ये सबसे बड़ी कला है और इसी को जो है एग्जामिनर देखता है। एक सतत विकास की प्रक्रिया है जिसमें मुख्य बल भारतीय युग के साथ आधुनिक दौर में मिला। हिंदी भाषा के मानकीकरण को इन्होंने जो है फ्लो चार्ट में भी दिखा दिया है कि इसमें क्या क्या इसके आयाम होते हैं। शब्दावली है, व्याकरण है, वर्तनी है, ध्वनि व्यवस्था है, अनुवाद है।
इसको ही नहीं कॉपी कर लेना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि यही आप चार्ट बनाने लग जाएं वहां पे। अभी हिंदी भाषा के मानकीकरण के आयाम को देखेंगे तो और भी सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी। इन्होंने ऐसा जो है पाई चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया है, तो आप जो है पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से चीजों को करना है। दूसरा ये बात है कि इन्होंने जो है भूमिका की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके से की है। यदि मानकीकरण को जो है यहाँ पर मानकीकरण को संधि विच्छेद करके दो पॉइंटों में दिखाकर यहाँ पर उत्तर प्रारंभ किया गया होता तो मेरे हिसाब से जो है और आकर्षक लगता। खैर ठीक है, आगे चलते हैं। अम, हिंदी पर भाषा जो है मूलतः खड़ी बोली व सामान्य स्तर पर अन्य बोलियों यथा जो है ब्रज अवधि से बनी है। इसको लिखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत यहाँ पर थी नहीं, जिसके मानकीकरण में जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अप्रतिम योगदान है। इसको लिखने की मेरे हिसाब से जो है कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन वहां पर क्या लिखना है, कितना छोड़ना है, ये परीक्षा हाल में बहुत सारी चीजें आपके मस्तिष्क में चलेंगी, तो उसी हिसाब से तैयार करना। कम से कम आप अपने मॉडल उत्तर को अपने पास रखिए। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अप्रतिम योगदान पूछा है, तो इन्होंने ये नहीं लिखने लगा कि जो है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, इनका जन्म इतने में हुआ है, इनके नाम पर द्विवेदी युग। जो पूछा गया है उसी को देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। शुद्ध स्वरूप पर बल दिया, भाषा को शब्दावली के स्तर पर जो है सर्व समावेशी बनाया, और ध्वनि में जो है उन्ने पन्ने इन्ने जैसे अमानक प्रयोग किए। देखिए कितना अच्छी तरीके से इसको लिखा है। लेकिन अभी इसमें भी मैं बताऊंगा व्याकरण के स्तर पर जो है संज्ञा के साथ जो है परसर्ग हटाकर, जैसे राम ने सर्वनाम के साथ परसर्ग जोड़ना, व्याकरण ये वाला सरस्वती पत्रिका के माध्यम से मानक व्याकरण का जो है ये किशोरीलाल वाजपेयी में उन्हीं के प्राप्त जो है व्याकरण जो है ये क्या लिखा है, संबंधी रचनाएं की। फलता हिंदी भाषा में जो है भारत भारती जैसी रचना का भी समावेश उन्हीं गुप्त जी से करवाया, जिससे हिंदी मानकीकृत व हिंदी की बिंदी बनी। तो ये देखिए यहाँ पर सब सारी चीजें सम्यक तरीके से लिखा उन्होंने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। यहाँ पर मैं होता या यदि आप हो तो वहां पर क्या करें, कुछ ऐसी चीजें जो एग्जामिनर को और प्रभावित करती हैं, मैं उसके संदर्भ में बात करता हूँ। छोटी छोटी त्रुटियां, त्रुटियां तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा और आकर्षक कैसे लिखा जा सकता है कि द्विवेदी जी की साहित्य साधना के विविध रूपों में उनका सर्वाधिक महत्व जो है वह क्या है। क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न की डिमांड क्या थी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानकीकरण, तो यहाँ पर लिख सकते थे। मैंने बताया था ना कल, उसको वीडियो को देखेंगे कि तत्सम निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करिए, अपनी संवाद शैली को विकसित करिए कि द्विवेदी जी की साहित्य साधना के विविध रूपों में उनका सर्वाधिक महत्व जो है वह भाषा के मानकीकरण को ही लेकर चलता है। तो यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा आकर्षक होगा। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी जो सावधानी का प्रतिपादन करते हुए किसी आलोचक का कथन डाल दें, जैसे यहाँ पर कैलाश चंद्र भाटिया हुए, कैलाश चंद्र भाटिया। तो कैलाश चंद्र भाटिया ने इनके जो है इन्होंने जो महत्व प्रतिपादित किया है हिंदी भाषा को लेकर, जो इनका योगदान है उसके संदर्भ में क्या कहा था उसको भी लिख सकते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाषा संशोधन के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती जो पत्रिका है ये तैयार की गई, और ये जो पांडुलिपियां हैं इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी साहित्य को बनाने और सुधारने में। तो कैलाश चंद्र भाटिया जब उसको काली पेन से लिखेंगे ना, कैलाश चंद्र भाटिया को जब काली पेन से लिख के अंडरलाइन करके लिखेंगे तो सीधा सीधा जो है आपको 0.5 या 1 नंबर की बढ़ोतरी अन्य बच्चों से हो जाएगी। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको सोचना है कि आपको कैसे लिखना है। जगदीश चतुर्वेदी भी होते हैं, जगदीश चतुर्वेदी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ये सब कोई आपको छोटी छोटी बारीकियां नहीं बताएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यही मेंस में आपको उत्तीर्ण करवाएगा और आपको भी इसी तरीके से करना है। जगदीश चतुर्वेदी ने भी इनके संदर्भ में कहा था, जैसे ये हम लोग पढ़ते थे उस समय का मैं अपने नोट्स का बता रहा हूँ कि मैंने ढूंढ ढूंढ कर चीजों को लिखता था कि किस तरीके से आकर्षक हो जाए। पत्रकार को रचना भी करनी पड़ती है और कभी कभी पुनर्रचना के लिए विध्वंस भी करना पड़ता है। पत्रकारिता के साथ साथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरीके से हिंदी को उठाने एवं बढ़ाने का काम किया वह अप्रतिम योगदान के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। इस तरीके से आपके जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ मेरे मन मस्तिष्क में चीजें अपने आप देखिए चलती रहती हैं, भाषा का संवाद स्तर बढ़ता रहता है। परीक्षा हाल में आपकी पेन इसी तरीके से चलनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अविराम की स्थिति न बनी रहे।
ठीक है, ये हो गया। और भाषा पर ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर इन्होंने अगर योगदान में यहाँ पर अगर लिख दिया होता भाषा और व्याकरण नाम से इनकी एक पुस्तक है, भाषा और व्याकरण, तो और भी चीजें मजा आ जाती, और ये सब चीजें एग्जामिनर को लगता कि है। ठीक है। और ये सब चीजें हैं। और बताने वाला क्या है? और देखिए सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, हालांकि इन्होंने भी काफी जो पूछा गया था उसको लिखा है। अब मैं आ जाता हूँ देवनागरी लिपि के कंप्यूटरीकरण के आरंभिक प्रयत्न पर। ये प्रश्न भी संभावित, देखिए ऊपर वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर इत्यादि मैं पाठ्यक्रम को देखकर ही प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की जो चीजें हैं जो आपके पाठ्यक्रम से इधर उधर है उसको मैं लाता हूँ। हालांकि यूपीएससी का यदि पूरा पढ़ लेंगे तो और भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो देवनागरी लिपि के कंप्यूटरीकरण के प्रारंभिक प्रयत्न क्या क्या हुए? तो लिपि का कंप्यूटरीकरण वर्तमान समय की वह आवश्यकता है जो उसे अस्तित्वमान व वैश्विक लिपि दोनों गुण प्रदान करती है। शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से किया है देवनागरी लिपि के कंप्यूटरीकरण के प्रारंभिक रूप को दिखाते हुए। देवनागरी लिपि को जो है कंप्यूटर पर प्रयोग करने के लिए जो है बहुस्तरीय और क्या लिखा है इन्होंने, बहुसंगीय प्रयास हुए। तो यहाँ पर और क्या लिखा जा सकता था इसको, जब आप मॉडल उत्तर भेजेंगे ये इन्हीं की कॉपी उतार कर मत भेज दीजिएगा। इसमें आप अपनी तरीके से अच्छे तरीके से यदि गंभीरता से ले रहे हैं तो लिखकर भेजिए। इन प्रश्नों को नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम जो खुद से आप प्रश्न लिख रहे हैं उसको लिखकर भेजिए, मैं देखूंगा कि आप लोग लिख क्या रहे हैं। तो देवनागरी लिपि के कंप्यूटर पर प्रयोग करने के लिए बहुस्तरीय बहुसंगीय प्रयास हुए। कंप्यूटरीकरण के आरंभिक प्रयास में देखिए आ गया, इन्होंने आ गए, ये आ गया, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। तो कंप्यूटरीकरण के आरंभिक प्रयास में फांट के स्तर पर जो है मानकीकरण एक अद्भुत जो है, प्रारंभ में तिलक फांट का विकास, और ये AAASCI से लेकर यूनिक जो है कोड तक की भाषा की लिपि का प्रयोग करके वैज्ञानिक बनाया। तो एक सेकंड दीजिएगा, इन्होंने ये आस्की है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, उसको इन्होंने लिखा है। और यूनिफॉन्ट को भी जो है कंप्यूटर पर उतारा गया। जब इसके संदर्भ में आप पढ़ेंगे तो और भी सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि वैज्ञानिक रूप बनाने में जो है काफी लोगों का योगदान भी रहा है। मैं चलता हूं आगे। टंकण के स्तर पर देखिए मानकीकृत कीबोर्ड का विकास, जिससे स्पीड तेज हो व रचना कार्य जो है वह व्यवहार में प्रयोग हो। ये कीबोर्ड वाला देखिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि मध्यम आयोग वाले वर्ण, अधिक प्रयोग वाले वर्ण, इस कम में इस काम में जो है इस क्रम होगा। ये इस क्रम में महात्मा गांधी तिलक जैसे व्यक्तित्व तथा नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे संस्थागत प्रयासों का जो है अमूल्य योगदान है। ये भी एक चीज हो गई आपके लिए जो है, इस क्रम में महात्मा गांधी तिलक जैसे व्यक्तित्व तथा नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे संस्थागत प्रयासों का मूल योगदान है। तो तिलक ने तिलक फांट का और नागरिक प्रचारणी सभा का आप लोग जानते ही हैं, और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी काफी प्रयास किया था। उसके बाद काका कालेकर इत्यादि भी हैं, हालांकि उन्होंने मानकीकरण से संबंधित प्रयास किया था। ये फोनेटिक टाइपिंग स्कैन जैसी व्यवस्था इसे अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। तो इसको देख लीजिए। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी बातें बताने वाली है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है। इसमें था कि कौन कौन लोगों ने वैज्ञानिक के लिए क्या क्या प्रयास किया है। सबसे पहले 190 फांटों वाला तिलक वाला तो ठीक है, उसके बाद भी चीजें हुई थी। फोरटान आता है एक, तो फोरटान, इन सबको भी लेकर चीजें हुई थी, इसको आप देखिएगा। तो ये प्रश्न है इनका, इन्होंने लिख दिया है। तो ये तो सिर्फ 150 शब्दों में इन्होंने लिखा है, आपको तो और लिखना है 250 शब्दों में कम से कम, तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में नागरिक प्रचारणी सभा तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का योगदान पूछा है। तो राष्ट्रभाषा हम के हमारी के भाषा की भाषा है, हम के हमारी के भाव की भाषा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे जर्मनी के जर्मन है। आजादी के संघर्ष के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें जो है
नागरी प्रचारिणी सभा व दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का योगदान निर्णायक रहा। और नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान, यहाँ पे इनकी भूमिका थोड़ा सा मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, उतनी ठोस नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में नागरी प्रचारिणी सभा तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का योगदान पूछा है। तो सबसे पहले जो है आपको राष्ट्रभाषा हिंदी का शुरुआत करके नागरी प्रचारिणी सभा को जो है तत्सम शब्दावली में प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाइए। यदि किसी आलोचक का कथन भी मिलता है तो उसको भी आप प्रयोग करना है। नागरिक प्रचारिणी सभा है तो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि 1893 आगे लिख देंगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, कि कम से कम इसको याद है। आगे चलते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा का योगदान है हिंदी का मानकीकरण है, व्याकरण, ये किशोरीलाल वाजपेयी है, हिंदी में लेखन पत्रिका का सृजन जैसे हिंदी प्रदीप, ये वही बालकृष्ण भट्ट वाले, हिंदी सम्मेलन आयोजन व महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जोड़ना जैसे गांधी जी, तिलक, इंदौर हिंदी सम्मेलन 1917 में, दक्षिण में हिंदी का प्रचार संकलन। तो ये हो गया आपका नागरिक प्रचारिणी सभा का योगदान। नागरिक प्रचारिणी सभा, यहाँ पर दो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मेरे हिसाब से मिस हो रही हैं, कि नागरिक प्रचारिणी सभा का मुख्य योगदान क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उसकी पांडुलिपियां जो है, उसका पुनः सृजन करने में इन संस्थाओं का योगदान है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको देखना है। तो पुनः सृजन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये नागरिक प्रचारिणी सभा का मुख्यतः योगदान है। हम आगे चलते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का योगदान है तो इंदौर हिंदी सम्मेलन में सृजित यह सभा हिंदी को दक्षिण तथा जनभाषा बनाई। यहाँ पर देखिए मैप भी उन्होंने दे दिया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। सभा की उपभाषाएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि स्थापित। केरल हिंदी प्रचार है। हिंदी शिक्षण व प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, आंध्र प्रदेश के नगर परिषद विद्यालयों में हिंदी स्कूलों की स्थापना, बेलगांव और ये विशाखापत्तनम में सावरकर बंधु जो है दामोदरन संपर्क भाषा व राष्ट्रभाषा बनाया। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का योगदान, तो उसी के अनुरूप इन्होंने लिखा है, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर, ये प्रश्न अभी ही कंठस्थ कर लीजिए, ये बहुत ही संभावित प्रश्न है जीडीसी के लिए। और इस तरीके से नहीं बनेगा तो हो सके राष्ट्रभाषा के विकास की जो है चुनौतियां क्या है, या राजभाषा से आप क्या समझते हैं, क्या हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इस तरीके से घूम फिरा के प्रश्न बनने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो उसी दिशा में हमको तैयारी करना है। राष्ट्रभाषा व राजभाषा में समानता प्रतीत होते हुए भी सूक्ष्म अंतर है, देखिए विद्यमान है। शुरुआत ही बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, क्योंकि राष्ट्रभाषा व राजभाषा में जो है अंतर पूछा गया था। तो स्पेन की स्पेनिश, चीन की मंदारिन, दोनों ही जो है ये आपका, इनकी भाषा थोड़ा सा मुझे मेरी तरह है, पता नहीं क्या है। दोनों ही पदवी पाती, हाँ पदवी पाती हैं, स्थान पाती हैं। तो ये है। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कुछ नहीं करना, अंतर पूछा है तो इसी तरीके से आपको अंतर दिखा देना है। लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है और राज्य की भाषा जो है वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जो है वह आम बोलचाल व राष्ट्र की आवाज है, और राजभाषा जो है सरकारी कार्यकलाप की भाषा है। मैं होता तो शुरुआत में सबसे पहले लिखता, राष्ट्रभाषा जो है वह संपूर्ण, राष्ट्रभाषा जो है वह संपूर्ण जन का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जन का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा में वहाँ के जो है सभी सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, बोलियां, वहाँ के जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, सभी का समावेश जो है राष्ट्रभाषा में देखने को मिलता है। इस तरीके से संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रभाषा। पहला ये आपको लिखना है, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, इसको जो है आप ऐड कर सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के अनुरूप विविधता का रूप है, और ये पूरे देश की मानकीकृत भाषा का प्रयोग है, जैसे ये हो गया। और शासक द्वारा जो है परिवर्तनीय, ये राजभाषा जो है वह शासक द्वारा परिवर्तनीय भी होती है। आप देखेंगे कि मुगलों के समय में जो है फारसी राजभाषा थी, उसके बाद अंग्रेजों के समय में, तो इसी तरीके से राजभाषा का परिवर्तन होता रहता है। जबकि राष्ट्रभाषा जो है वो आपका यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ये सारी चीजें हो गई। लोक साहित्य व लोक विविधता के साथ जो है कई राष्ट्रीय भाषाओं का वर्णन, ये राष्ट्रीय कार्यभाषी लेखन, वार्षिक हिंदी प्रगति स्तोत्र, केवल एक ही भाषा,
ये राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर है। हालांकि ये उत्तर इनका उतना ठोस मुझे दिख नहीं रहा है। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा जो है, मैं अपना उत्तर, मेरे पास इस समय मेरी कॉपी नहीं है, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा था। अब ये भी प्रश्न जो है लाला लाजपत राय का योगदान है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि पंजाब राज्य के निवासी लाला लाजपत राय स्वदेशी भाव से प्रेरित होकर एक देश की संपूर्ण जो है आपका हिंदी राष्ट्रभाषा की मांग सदैव करते थे। तो ये आपका हो गया, लाला लाजपत राय का योगदान पूछा है। तो इन्होंने लिखा है कि पंजाब राज्य के निवासी लाला लाजपत राय, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको और ठोस लिख सकते थे, पंजाब केसरी, या फिर क्रांतिकारी व्यक्तित्व से प्रारंभ कर सकते थे। तो हिंदी के जो है योगदान में क्या क्या रहा है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा व देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा देना, तिलक फांट हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 190 फांट का तिलक फांट इन्होंने करवाया था। एवं सावरकर द्वारा जो 12 खड़ी को प्रसारित करना और भाषा को वैज्ञानिक बनाना, अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलनों का कामकाज हिंदी में करने की जो है व्यवस्था बनाना, ये देखिए बहुत ठोस ठोस पॉइंट लिखा गया है। नागरिक प्रचारी सभा व हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं से जुड़ना, महाराष्ट्र सहित दक्षिण में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, अनुवाद, पाठ्यपुस्तक लेखन व हिंदी विद्यालयों के जो है प्रशिक्षक बनाना, स्वदेशी के लिए आंदोलन को राष्ट्रभाषा से जोड़ना, हिंदी मंचों व हिंदी विद्यालयों की स्थापना, हिंदी शिक्षण, जैसे उदाहरण भी दिया है, हिंदी शिक्षण पालन केंद्र फलता। लाला लाजपत राय वास्तव में हिंदी प्रेमी थे, जिन्होंने हिंदी को तिलक के साथ पूरे देश के क्या लिखा है, हिंदी को फलता। लाला लाजपत राय वास्तव में हिंदी के प्रेमी थे, जिन्होंने हिंदी को तिलक साथ पूरे देश के कई हिस्सों में पहुंचाया। देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, इनके प्रश्न के स्वरूप को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इनकी रैंक एकदम लास्ट में क्यों आई थी। क्योंकि इससे भी अच्छी काफी एग्जामिनर को मिलती होंगी। थोड़ा बहुत पढ़ने में कठिनाई का सामना मुझे करना पड़ रहा है। हालांकि ये मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छी कापी है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है लिखने का, इसी तरीके से राइटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली थी कि लाला लाजपत राय का योगदान पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहला योगदान है कि पंजाब जैसे जो भाषीय राज्य है उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर जिस तरीके से कदम उठाया लाला लाजपत राय ने, तो ये एक पहले ही उनका योगदान है। दूसरा जो है केसरी फांड, तिलक फांड की स्थापना करके जो है वो, और ये काला कालेकर के साथ भी जुड़े थे, और ये सावरकर बंधुओं के साथ भी जुड़कर हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है लाला लाजपत राय ने। ये पांच प्रश्न आपके सामने मैंने आज प्रस्तुत किए, और इसी तरीके से पांच पांच प्रश्न करके 3 महीने में आपका जो है पूरा पाठ्यक्रम कवर कराऊंगा। ये 5 प्रश्न के मॉडल उत्तर तो मैंने आपको दे दिया, जो चयनित है, जो आईएएस बन गए हैं, पीसीएस बन गए हैं, लेकिन मैं अपने उत्तर को दूंगा जो है, जो आप लिखेंगे और उसमें सुधार करके अपने तरीके से जोड़कर सारी चीजों को लिखेंगे। इसी प्रश्नों को जो मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से और अलग लिखा जा सकता है, इसको और ठोस लिखा जा सकता है। इसमें जो है आलोचकों के कथन को इन्होंने जो है समाहित नहीं किया है। हालांकि एक ही प्रश्न में, 2 प्रश्न में उसकी मांग थी, जैसे इसमें दिखा सकते थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी वाले में दिखाया जा सकता था। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये सब आपके प्रश्न में भी बन सकते हैं, जीडीसी में भी बन सकते हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषता एक संभावित प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो उन सबको भी बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। जो भी विद्यार्थी नया हो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि विश्वास हो थोड़ा सा, और तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। और किसी को भेजते नहीं है, आप क्या सोचते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कम से कम जिसको जरूरत है उसको भेजिए। यदि मैं निःशुल्क आपके लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत हमारा जो है हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि नया चैनल है, 1-2 महीने हुआ बनाए, तब भी उस हिसाब से ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से चैनल का ग्रोथ काफी है।
भले जो है सब्सक्राइबर कम हो लेकिन व्यूज और जो है वॉच टाइम आप लोग पूरा देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 200 200 घंटे आप लोग देखते हैं एक 20 20 मिनट के वीडियो को, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो विद्यार्थी जुड़े हैं वह गंभीर विद्यार्थी जुड़े हैं, और मुझे ऐसे विद्यार्थी भी चाहिए। पेड कोर्स लेके जाके 5,000 का बैच लेके आपका चयन नहीं होना है, यहीं पर स्थिति साफ कर देता हूँ। यदि निःशुल्क आपको सारी चीजें बताया जा रहा है तो उसको करिए। किसी के पीडीएफ को पढ़कर, किसी के पीडीएफ को पढ़कर या किसी पुस्तक से पढ़कर आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पर उत्तर लिख दूंगा, आपको एक भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं वहां आएगा। जब 15 प्रश्न आपके सामने खुलेंगे ना, तब आपका दिमाग जो है हैक हो जाएगा। तब आपको लगेगा मैं शुरुआत कहाँ से करूं, अंतिम वाला लिखूं कि बीच वाला लिखूं कि प्रारंभ वाला लिखूं, तब देखेंगे कि 10 मिनट बीत गया है आपका। तो ये सब सारी चीजें हैं। और मैं बस इतना कहूंगा कि 5 5 प्रश्न तैयार करते रहिए। अब भाषा विज्ञान पे मैं आऊंगा तो अपभ्रंश अव्वाहट इसकी तुलना पूछा जाता है, ये संभावित प्रश्न है। और फिर मैं बात करूंगा अपभ्रंश अव्वाहट पाली की विशेषता, ये प्रश्न बन सकता है आपका। भाषा विज्ञान में और भी प्रश्न बन सकते हैं कि भाषा की परिभाषा देते हुए उसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए, ये परिभाषा बन सकती है। तो भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न संभावित हैं, या इस तरीके से तैयारी की यदि कुछ भी पूछा जाता है तो उसको घूम फिरा कर आप बना सकते हैं। दक्षिणी हिंदी देखिए में हम लोगों में आ गया था, तो ये किसी ने कल्पना नहीं किया था, और पहला ही प्रश्न था दक्षिणी हिंदी। तो कई विद्यार्थी वहां पे ही गड़बड़ हो गए, और मैंने मैप वेप बनाकर बढ़िया जो है दक्षिणी हिंदी दिखाया। तो यही सब सारी चीजें हैं कि कुछ भी छूटने ना पाए, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब फिर मिलता हूं जो है, जिसका कल जीआईसी का पेपर है, कल है या परसों है, कल हो तो कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और परसों हो तब भी जो है कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो है इसी तरीके से अपना जो है प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए काम करूंगा, मुझे समय निकाल कर मैं काम करूंगा, मैं रात को वीडियो बना लूंगा, बस जो है आपका चयन होना चाहिए। जब विद्यार्थियों का कमेंट आता है, जैसे यूपीएचएससी में 2 3 विद्यार्थी जब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर आपका आशीर्वाद रहा हो गया, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और जब बस यही है, आपका चयन हो जाए तब अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।